हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुफान क्लासेस में। आज हम आपको कराने जा रहे हैं 10th क्लास यूपी बोर्ड 10th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1। तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 1। तो इसकी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम इसके चैप्टर के बारे में रिव्यू कर लेते हैं कि ये चैप्टर है क्या चीज़, किस लिए बनाया गया है। जो फर्स्ट चैप्टर आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो है रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं। जैसा कि आपने 9th में पढ़ा है, आप 9th में वास्तविक संख्याओं को सीख चुके हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या वह होती है जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर बनती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम एक अलग से कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें हमें इसमें जो इसकी एक्सरसाइज 1.1 है, तो इसमें सबसे पहले हमें निकालना होता है एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने के लिए हमें यहाँ पर एक कह देंगे हम यहाँ पर एक मेथड लगाना पड़ता है या एक एल्गोरिथम लगानी पड़ती है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये पूर्णांकों की विभाज्यता से किसी रूप से संबंधित है। यानी कि अगर हम साधारण भाषा में कहा जाए तो इस एल्गोरिथम के अनुसार क्या होगा कि एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो जो b से छोटा हो। आप देख पा रहे हैं कोई भी हमने एक पूर्णांक ले लिया a के लिए एक ऐसा दूसरा पूर्णांक हम b लेंगे जो a को क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। और विभाजित करने पे हमें शेषफल r प्राप्त होगा। और r का जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, b से छोटी होगी। यानी कि कहने का मतलब ये जो b है ये r से बड़ा होगा। और आप जानते हैं, आप इसको लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो और एक इसका प्रयोग जो हम करते हैं ज़्यादातर एचसीएफ दो धनात्मक पूर्णांकों का में से निकालने के लिए करते हैं, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके अंदर एक दूसरी प्रमेय और होती है जिसका नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। दूसरी जो प्रमेय है इसका नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये क्या होती है? इसका जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, यानी कि जो हमारे पास कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो होती है जो या तो 1 से डिवाइड हो या 1 के अदर खुद से डिवाइड ना होके किसी अन्य से भी डिवाइड हो। खुद से जो डिवाइड हो, मान लो कोई संख्या हमने ले ली है, कोई हम संख्या ले रहे हैं, मान लो 6 ले लिया है, तो 6 क्या होगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, 1 6 जा 6। तो ये 6 क्या है, 1 से भी डिवाइड है। अब ये 6 क्या है, 2 से भी डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, 2 तिया 6। तो ये जो 2 है, ये जो 6 है ये 2 से भी डिवाइड होगा। कितनी बार होगा, यानी कि 2 से भी ये डिवाइड हो गया। फिर ये 6 जो है ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 के बाद 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 से भी डिवाइड है, तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये 2 1 2 3। और फिर ये किससे डिवाइड होगा, 6 से। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भाज्य संख्या वह होती हैं जो 1 से भी डिवाइड हो और अदर नंबर से भी डिवाइड हो, वो कहलाती है हमारी भाज्य संख्याएं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर को हम एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि हम किसी भी भाज्य संख्या को, जो हमारा कंपोजिट नंबर होता है, उसको हम किस में प्राप्त कर सकते हैं, अभाज्य संख्याओं में। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम
प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है अभाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य तो आप जान चुके, अब अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वो होती है जो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो या अपने आप से डिवाइड हो। जैसे मान के चलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आपसे कोई पूछी जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, वो होती है 2। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। इसके बाद आप 3 देख रहे हो, 3 किससे डिवाइड है, 1 से डिवाइड है और अपने आप से डिवाइड है, तो 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 4 अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि 4 किससे डिवाइड है, 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है और खुद से डिवाइड है। जबकि अभाज्य संख्या में क्या होता है, या तो 1 से डिवाइड हो या वो खुद से डिवाइड हो, किसी दूसरे नंबर से डिवाइड ना हो, इसलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 5 अभाज्य संख्या है क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होती है और अपने आप से भी डिवाइड होती है। क्लियर? आई होप आपको भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में अच्छे से पता चल चुका होगा। तो यही जो हमारी है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही हमें कहती है कि आपके पास कोई भाज्य संख्या है तो आप उस भाज्य संख्या को एक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, और यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट इस चैप्टर के रिव्यू के लिए। तो चलते हैं हम अब आगे थोड़ा। इसमें आप देख लें एक यूक्लिड प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब आपके सामने आने वाली है एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये क्या होती है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें इस चैप्टर के अंदर या एक तो एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हम एक प्रमेय का यूज करते हैं, एक थ्योरम का यूज करते हैं जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये प्रमेयिका होती क्या है। आप देख रहे हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो r की वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो या 0 से बड़ी हो लेकिन b से छोटी हो। इसी को हम कह रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो जैसा कि आपने जाना था, पहले आपने कभी पढ़ा होगा भाज्य, भाज्य भाज्य बराबर क्या होता है। आप भाज्य बराबर जानते हैं भागफल, क्या होता है, भागफल गुणा भाजक और प्लस शेषफल। क्या होता है, प्लस शेषफल। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये थ्योरम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाजक इक्वल टू क्या होता है, भागफल गुणा भाजक और प्लस शेषफल। भाज्य जो हमारा भागफल होता है इसको हम प्रेजेंट करते हैं किससे, q से। जो भाजक होता है उसको हम प्रेजेंट करते हैं b से, और शेषफल को प्रेजेंट करते हैं हम r से, और भाज्य को प्रेजेंट करते हैं हम a से। तो आप यहां देख पा रहे हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये थ्योरम आपने बहुत पहले पढ़ी हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि a हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है, b भी एक हमारा धनात्मक पूर्णांक है। तो अगर हम b से a को भाग करें तो कोशेंट हमारा q होगा और शेषफल हमारा r होगा। r की जो वैल्यू होगी वो 0 से के इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी लेकिन b से छोटी होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी। तो ये जो प्रमेयिका होती है ये कोई सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। यानी कि आपको ये जो प्रमेयिका होती है ये क्या होता है, आपको कोई कथन इसको सिद्ध करना नहीं पड़ता, ये अपने आप में ऑटोमेटिकली एक सिद्ध होकर आती है, लेकिन इसका यूज हम किसी दूसरी चीज को सिद्ध करने में करते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रही होगी। और यूक्लिड विभाजन
आपको पता चल गया कि दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने की एक तकनीक है। आपको पता होगा, ये आप जानते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है, वह बड़े से बड़ा पूर्णांक डी है जो ए और बी दोनों को विभाजित करता है। भाई एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो हमारे पास पूर्णांक दिए गए हैं ए और बी, उनका वह बड़े से बड़ा पूर्णांक होता है जो ए को भी विभाजित करे और बी को भी विभाजित करे। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट अपना यूक्लिड, ये था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और एक होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो देखो प्रमेय का और एल्गोरिथम दोनों सेम ही हैं, बस इनमें ज्यादा अंतर नहीं है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपस में क्या है, बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं, इसीलिए हम इन दोनों में कोई अंतर नहीं कर सकते। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे सामने कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परस्पर इतने अंतर्हित होते हैं कि लोग प्राय यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, क्योंकि इसमें इतना अंतर नहीं हो पाता, बहुत ज्यादा बहुत कम इसमें इतना अंतर होता है कि जो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को क्या कह रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं हम अब कुछ करते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल के बारे में आप अच्छे से समझ लीजिए। तो हम आपको अब एग्जाम्पल कराएंगे या हम डायरेक्ट क्वेश्चन भी करा देते हैं। चलो पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये दे रखा है कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। कि ये कह रहा है कि कोई सम, सम आप जानते हो सम क्या होता है, सम संख्या क्या होती है आप जानते हो। सम संख्या, सम संख्या वो होती हैं जो हमारी जैसे 0, 2, 4, 8, ये 0 मत लीजिए आप, 0 सम नहीं है, तो 0 मत लीजिए, जैसे 2, 4, 8, 10 एंड सो ऑन। ऐसी हमारी संख्या है जो क्या होती है, x + 2, x + 2 के रूप में होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये पूछ रहा है कि दिखाइए कि प्रत्येक जो धनात्मक सम पूर्णांक है वो किसके रूप में होता है, 2q के रूप में, और जो विषम पूर्णांक है वो किसके रूप में होता है, 2q + 1 के रूप में। और q क्या है, जहाँ पे कोई पूर्णांक है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे माना कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और 2q दिखाना है तो 2 लेना है, तो b = हम कितना ले लेंगे, 2। तो हमने क्या करा, माना a बराबर कितना, मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर कितना ले लिया हमने, 2 ले लिया। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप जानते हैं किसी भी पूर्णांक जो हमारा q होता है, q क्या होता है, 0 से तो बड़ा होगा या इक्वल होगा लेकिन r से छोटा होगा। तो हम क्या लिख लेंगे, a = b की जगह पे हमने कितना लिखा भाई, क्या होती है, a = bq + r, यही तो होती है हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यही तो होती है। तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू रख देंगे आप यहाँ पे, तो रख दी a = b की वैल्यू कितनी रखी है, 2, तो bq + r, और जहां r = कितना रख दिया, 0 या 1, क्योंकि r भाई 2 है तो r की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। r की वैल्यू आप लोगे यानी कि 0 से तो बड़ी लोगे या इक्वल लोगे, और b से क्या लोगे, छोटी लोगे। तो जब आपने b की वैल्यू कितनी ली है, 2, तो r की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी, 2 नहीं हो सकती, यही तो होगी r की वैल्यू। तो r की वैल्यू आपकी किसकी है, 2 से b से तो छोटी होगी, तो b से छोटी यानी कि 1 और 0 हो सकती है। तो इसीलिए r = हम क्या लेंगे, 0 लेंगे एक बार, और r = क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो देखिए r की वैल्यू हमने 0 और 2 के बीच में ले ली है, तो क्या बन जाएगा, जैसे हम इसमें एल्गोरिथम में रखेंगे एक बार क्या रखेंगे, r की वैल्यू 0 रखेंगे, तो क्या बन जाएगा, a = 2q बनेगा। और एक बार आप क्या रखोगे, r = 1 रखेंगे, तो क्या बनेगा, a = bq + 1। तो हम कह सकते हैं कि 2q, q क्या है, एक पूर्णांक है,
तो इसीलिए यदि a इक्वल टू 2q है तो ये एक संपूर्णांक है, क्योंकि कोई भी संपूर्णांक 2q के रूप में ही होता है। साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम होगा या विषम, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा।